अस्सलाम वालेकुम। ओके बेटे, अब आपका आज है टॉपिक एपिस्टेसिस है आज। अच्छा, इससे पहले आप सुन लो कि नॉन एलीलिक जीन क्या होता है। जीन का आपको पता है, ठीक है। अलील्स जो हैं उसके अल्टरनेटिव फॉर्म को कहते हैं। ओके, हो गया। अब नॉन एलीलिक कौन सी सिचुएशन होती है? वो एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे कोई भी जीन जो है सिमिलर लोकस पे अलाइनमेंट नहीं हुई होती किसी भी जीन की। एक करैक्टर एक ही है जिसको जीन कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो उसी करैक्टर के ऊपर, पर्टिकुलर करैक्टर के ऊपर, सिमिलर लोकस के ही ऊपर जीन की अलाइनमेंट नहीं हुई होती, इसको कहते हैं नॉन एलीलिक जीन। ठीक हो गया। तो इस तरह से जो है ना, इनका इंट्रैक्शन चेंज होता है। और जो अगर सेम लोकेशन पे तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स आते हैं, जब नॉन एलीलिक जीन है तो डिफरेंट लोकेशंस पे होता है, अलील्स प्रेजेंट डिफरेंट लोकेशन पे होते हैं। तो इस वजह से सेम होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। अच्छा, अब समझ लो एपिस्टेसिस क्या है। अच्छा भाई, अच्छा एपिस्टेसिस, सबसे पहले आप मेरे वाली बात सुन लो, फिर इसके बाद यहाँ से रीड आउट करते हैं हम लोग। ये क्या रेफ़र करता है कि एक बिहेवियरल इफ़ेक्ट है ये किस चीज़ का, कि डिफरेंट जीन्स जो हैं मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर उनका किस तरह से इंटरेक्शन हो रहा है, उसका बिहेवियरल इफ़ेक्ट है। यानी किस तरह से वो बिहेव कर रहे हैं, उसको वो एपिस्टेसिस कहते हैं। एपिस्टेसिस जो है एक ऑब्जर्वेबल चीज़ है। कब? जब फिनोटाइपिक डिफरेंसेस हों इंडिविजुअल्स के दरमियान सेम जीनोटाइप के साथ। अब जीनोटाइप एक है, इंडिविजुअल्स के दरमियान फिनोटाइपिक चेंज आ रहा है, तो उसमें एपिस्टेसिस ऑब्जर्वेबल है। ठीक हो गया। तो दूसरी बात ये आ जाती है, दूसरी इसकी मतलब डेफिनेशन कह लो कि वो इस तरह से है, ये एक जीन इंटरेक्शन की फॉर्म है जिसमें क्या होता है, एक जीन जो है दूसरे नॉन एलीलिक जीन के एक फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन के साथ इंटरफेयर करती है। ये रियल डेफिनेशन है, ठीक है। एक जीन इंटरेक्शन की फॉर्म है जिसमें एक जीन जो है वो इंटरफेयर करती है विद द फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन ऑफ द अनदर नॉन एलीलिक जीन। ओके, हो गया। आई एम रीडिंग विद द गूगल। आप इधर आके बुक पे कुछ और लिखा हुआ है। अच्छा, ये सुन लो, ये हो गया ना एपिस्टेसिस। आगे क्या होना है, एक जीन है जो कि दूसरे के जीन एक्सप्रेशन को मास्क कर रहा है, उसके इफ़ेक्ट को रोक रहा है, उसके ऊपर पर्दा डाल रहा है, तो वो उसको क्या कहते हैं, ये जीन जो है एपिस्टेटिक है। और दूसरे केस में क्या होता है, ऐसा जीन जिसका एक्सप्रेशन मास्क हो रहा होता है बाय अ नॉन एलीलिक जीन, तो उसको क्या कहते हैं, हाइपोस्टैटिक। ये दो चीज़ें आपकी बुक में लिखी हुई हैं आपके सामने। ठीक हो गया। तो आगे नेक्स्ट पेज पे उसने 163 के स्टार्ट पे लिखा हुआ है कि इसको हमने डोमिनेंस के साथ कंफ्यूज नहीं करना। डोमिनेंस तो ऐसा रिलेशन है कि वो सेम जीन को के सेम लोकस पे जो ऑक्यूपाई हो रही है जीन, उसके अलील्स के दरमियान डिफरेंस मतलब रिलेशनशिप है, ठीक है। और एपिस्टेसिस उसने क्या कहा है कि ये डिफरेंट जीन्स के दरमियान इंटरेक्शन है। नीचे जो टेबल है वो इन दोनों का डिफरेंस डिस्क्राइब कर रहा है। और ये उसने ऊपर जब कह दिया कि एपिस्टेसिस मस्ट नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद द डोमिनेंस, इसका मतलब ये है कि एपिस्टेसिस का जो थोड़ा सा मतलब फीचर्स हैं, या जिसको कह लो कि उसके फंक्शंस हैं एपिस्टेसिस के, तो वो डोमिनेंस के साथ मैच करते हैं। बट आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना इसके साथ। अच्छा, एपिस्टेसिस जो है उसने कहा है कि 2 पेयर ऑफ अलील हैं यहाँ पे, और डोमिनेंस में क्या है, सिंगल पेयर ऑफ अलील। एपिस्टेसिस में है जीन सप्रेस करती है अलील के एक्सप्रेशन को, किसी और जीन के अलील के एक्सप्रेशन को दूसरी जीन के। और डोमिनेंस में एक ही जीन के दो अलील्स का, एक जो है डोमिनेंट कंडीशन में चले जाते तो एक रिसेसिव में चले जाती है। थर्ड पॉइंट इसका यही है डोमिनेंस का, ओनली द रिसेसिव अलील इज सप्रेस्ड। जो मतलब अलील रिसेसिव हो जाती है, छुप जाती है, उसी का एक्सप्रेशन मास्क होता है। दूसरे केस में क्या होता है, एपिस्टेसिस में ये सप्रेस करती है दोनों के इफेक्ट को, डोमिनेंट को भी रिसेसिव को भी। फोर्थ पॉइंट ऑफ डोमिनेंस इज द इफेक्ट इज़ ओनली ड्यू टू डोमिनेंट अलील। इफेक्ट जो है सिर्फ डोमिनेंस का, डोमिनेंट अलील की वजह से ही आता है। एपिस्टेसिस का सिर्फ जो है उसको डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों कंट्रोल कर रहे होते हैं, इस वजह से वो एपिस्टेटिक बनता है। ठीक है। रिलेशनशिप ऑफ एपिस्टेसिस विद पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है, बोथ एपिस्टेसिस एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इन्वॉल्व द इंटरेक्शन ऑफ मोर देन वन जीन। ये ऊपर भी बात होगी, एक से ज़्यादा जीन के साथ इसका इंटरेक्शन होता है। और दो फिनोमेना का जो डिस्टिंक्शन है वो क्या है, एपिस्टेसिस इन एपिस्टेसिस द ट्रेड्स शो डिसकंटिन्यूस वेरिएशंस। कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस वेरिएशंस आपने पढ़ ली हुई हैं, ठीक है। वेयर एज इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या होता है, ट्रेड्स जो हैं कंटिन्यूस वेरिएशन शो करते हैं। अंडरलाइन कर लेना इसको। कोट कलर इन द लेब्राडोर रिट्राइवर।
अब ये एक डॉग है ठीक है, उसमें जो उसका स्किन ऊपर कलर है यानी मतलब उसके ऊपर कोट का कलर है, तो उसकी यहाँ पे डिस्कशन होने लगी है। ये वो कह रहे हैं कि एपिस्ट्रेसिस की एक एक्सलेंट एग्जांपल है। दे हैव कोट्स ऑफ 3 बेसिक कलर्स, येलो, ब्लैक और चॉकलेट। 3 कलर का उसका कोट होता है। अब क्या होने लगा आगे, अलील जो है ब्लैक कोट कलर की वो चॉकलेट कलर पे डोमिनेंट है। ये एक बात हो गई। इसी वजह से पपी विल ओनली बी चॉकलेट इफ़ ईच पेरेंट कंट्रीब्यूट्स टू चॉकलेट अलील्स। वो कह रहा है कि जो बेबी होगा वो सिर्फ चॉकलेट कलर का हो अगर इन केस के जो पेरेंट्स हैं वो चॉकलेट अलील्स कंट्रीब्यूट करें। अगर एक जो है बीबी या बोथ कैपिटल बी कंट्रीब्यूट करते हैं तो ब्लैक डोमिनेंट अलील आता है, ब्लैक डोमिनेंट जीन वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो पपी जो होगा वो ब्लैक कलर गेट करेगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन हो गई। अब आगे क्या होने लगा है, द जीन दैट डिटर्मिन्स येलो कोट कलर इज़ एट द डिफरेंट लोकेशन। अब ब्लैक और चॉकलेट की बात होगी। अब येलो का डिफरेंट उसने कह दिया लोकेशन होती है, लोकस इन द डीएनए फ्रॉम द ब्लैक वर्सेस चॉकलेट जीन इन ऑर्डर टू बी येलो। अगर वो येलो है तो लेब्राडोर मस्ट हैव 2 रिसेसिव कॉपीज़ ऑफ येलो जीन्स। हाँ जी, उसने यहाँ पे म्यूटेशन बता दी है कि रिसेसिव कॉपीज़ होंगी। यहाँ पे वो डोमिनेंट वाली जीन ख़त्म, दोनों ऊपर ब्लैक चॉकलेट ख़त्म, येलो एक उन दोनों से बिल्कुल अलग चीज़ आ गई क्योंकि चॉकलेट और ब्लैक थोड़ा सा मिलता है, येलो बिल्कुल ही चेंज चीज़ आ गई है। तो कब ये गेट करता है, जब इसके अंदर म्यूटेशन आती है, ये 2 रिसेसिव कॉपीज़ को गेट करता है। इन दिस केस द येलो कलर जीन बिकम एपिस्टेटिक। यहाँ तक आपकी एग्जाम्पल ख़त्म होनी है अगर आप इसको शॉर्ट क्वेश्चन में लिखते हो। ठीक है, तो उसने यहाँ पे कहा कि येलो कलर का जो जीन है वो तब इस वक्त आके एपिस्टेटिक होगा और कम्प्लीटली इनएक्टिवेट कर देगा ब्लैक और ब्राउन को, और पपी जो है येलो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, बोथ पेरेंट्स से येलो जीन जो कंट्रीब्यूट किया, फिर उसके बाद क्या हुआ, अगर एक जो है मतलब कैपिटल ई स्मॉल ई और नो कैपिटल ई स्मॉल ई येलो जीन, कैपिटल ई येलो जीन्स आर कंट्रीब्यूटेड, यानी एक जो है नॉन होमोलोगस और एक होमोलोगस डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप के अंदर कंट्रीब्यूट हो तो पपी जो है ब्लैक या चॉकलेट दोनों कलर में आ सकता है, डिपेंड करता है, डिटर्मिन्ड एज एक्सप्लेन, ऊपर जैसे एक्सप्लेन हुआ है। अबव बाय व्हाट इज़ ऑन द ब्लैक चॉकलेट जीन, यानी ये इस बात से डिटर्मिन होगा कि कौन सी चीज़ जो है इसको कंट्रोल कर रही है। 2 येलो लेब्राडोर्स, स्मॉल ई यानी येलो वाले, स्मॉल ई येलो वाली कंडीशन है, इसको आपने सेपरेट याद रख लेना। कैन ओनली हैव येलो पपीज़ सिंस दे बोथ हैव 2 कॉपीज़ ऑफ द येलो जीन एंड दिस इज़ ऑल दे कैन कंट्रीब्यूट। वो कह रहे हैं कि 2 पेरेंट्स हैं, उनकी कॉपीज़ जो हैं येलो जीन की, वो इसी वजह से जो वो अपने येलो जीन कंट्रीब्यूट करेंगे तो नेक्स्ट वो येलो जीन आ रहा है। अगर एक ब्लैक लैब्राडोर है वो दोनों जीन्स के लिए होमोजाइगस है, यानी होमोजाइगस कंडीशन है, कैपिटल बी स्मॉल ई, अगर वो क्रॉस ब्रेड उसको करवाता है यानी आपस में मिलाप कराता है विद अ येलो वन तो सारे ऑफस्प्रिंग्स ब्लैक होंगे। क्यों? क्योंकि ब्लैक डोमिनेंट है। ठीक है, इफ़ सच ब्लैक लेब्राडोर्स हेट्रोजाइगस फॉर बोथ कंडीशन, अगर हेट्रोजाइगस होंगे, इंटरब्रीडिंग करेंगे, सारे जो 3 कोट कलर्स हैं वो ऑफस्प्रिंग में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक बात खत्म इसकी। आगे उसने यहाँ पे जो रेशो बताई हुई है ये आपने देख लेनी है, ये किस तरह से उसने ऊपर नॉन होमोलोगस 2 लेब्राडोर का क्रॉस करा के जो नीचे है ना वो सारा बता दिया। 9 आएंगे चॉकलेट में, 3 ब्लैक में, 4 येलो में, इस तरह से ना उसने सारा बता दिया हुआ। अच्छा, इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर पिगमेंट फिनोटाइप ऑफ स्वीट पी लेथारस ऑडोरेटस। ठीक हो गया, एक बेस्ट एग्जांपल है ये भी एपिस्ट्रेसिस की। और जो है इसमें 2 फिनोटाइप्स आती हैं, पर्पल और वाइट कलर की। पर्पल कलर जो है पर्पल पिगमेंट की वजह से आता है। पर्पल पिगमेंट कौन सा है? एंथ्रोसियानिन। इसकी प्रोडक्शन जो है 2 डिफरेंट जीन कंट्रोल कर रही होती हैं। एपिस्ट्रेसिस में बात ही 2 डिफरेंट जीन्स की होनी है, नॉट 2 डिफरेंट अलील्स, 2 डिफरेंट जीन्स की बात हो रही है। द प्रेजेंस ऑफ लीस्ट सिंगल डोमिनेंट अलील, ये मैं पता है 165 पेज नंबर की सेकंड लाइन पढ़ रही हूँ। द प्रेजेंस ऑफ एट लीस्ट सिंगल डोमिनेंट अलील ऑफ बोथ द जीन पेयर्स, सिंगल डोमिनेंट अलील की प्रेजेंस एट द बोथ द जीन पेयर्स वो एंथ्रोसियानिन की प्रोडक्शन के लिए चाहिए होती है। डोमिनेंट अलील जो है ए, वो एज अ प्रिकर्सर एक्ट करता है कि वो इंटरमीडिएट कलर को प्रोड्यूस करे, जो कि एक्टिवेट कब होगा? जब सेकंड जीन का डोमिनेंट अलील आएगा। और डोमिनेंट अलील जब आएगा सेकंड जीन का, फिर एंथ्रोसियानिन पिगमेंट की फॉर्मेशन होगी। और ये फॉर्मेशन किस बात
तक लीड करती है कि पर्पल कलर्ड फ्लावर्स हमारे पास आएंगे। एंथ्रासायनिन की वजह से मैंने स्टार्ट पे बताया ना आते हैं, तो ये यहाँ पे बात ख़त्म। दस डोमिनेंट अलील्स होगा क्या, डोमिनेंट अलील्स जो हैं ए और बी वो एक दूसरे के साथ कम्प्लीमेंट कर रहे होंगे और पर्पल कलर बनाएंगे। इस टाइप के इंट्रैक्शन को क्या कहते हैं, कम्प्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन, क्योंकि इसमें कोऑपरेटिव इंट्रैक्शन है दोनों जीन्स का। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ क्या होगा, अगर एक लोकस है होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप है उसके पास, वो इंटरफेयर करेगा डोमिनेंट अलील के साथ और अपने एक्सप्रेशन को हाइड कर देंगे, तो रिजल्ट क्या होगा, वाइट फ्लावर्स। ठीक है, अच्छा जी, कहाँ पे थे, वाइट फ्लावर्स प्रोड्यूस होंगे, तो रिसेसिव अलील्स जो है इस केस में एपिस्टेटिक हो जाएगी, और इस टाइप के एपिस्टेसिस को हम क्या कहते हैं, डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस, जो एंड पे आपका लिखा हुआ। अगर वाइट फ्लावर प्लांट जो है उसको क्रॉस कराएंगे दूसरे वाइट फ्लावर प्लांट के साथ, सारे ऑफस्प्रिंग जो होंगे फर्स्ट फीलियल जनरेशन के F1 के, वो पर्पल फ्लावर प्लांट्स होंगे। जब यही F1 पर्पल फ्लावर प्लांट सेल्फ फर्टिलाइजेशन करेंगे तो उनकी F2 रेशो क्या आएगी, 9:3:3:1, जो कि अल्टर हो जाएंगी 9:7 में। ठीक हो गया, और डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस को रिप्रेजेंट करेगी। ओके, जीन लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर, ये दोनों चीज़ें वही हैं जो पीछे हमारी वहीं से बात चल रही है, यानी एक्सेप्शंस जो थी मेंडेलियन इनहेरिटेंस की, उसमें जीन लिंकेज की बात हो रही है। ठीक है, अब आपकी बुक क्या कहती है और मैं क्या कहती हूँ, पहले मैं क्या कहती हूँ वो बताऊँगी। जीन लिंकेज नाम से शो हो रहा है कि लिंक्ड जीन्स के जो होने को जीन लिंकेज कहते हैं, यानी डीएनए सीक्वेंस की टेंडेंसी जो कि क्रोमोसोम्स को क्लोज रख सके, क्लोज टुगेदर रख सके, और ये टुगेदर ही इनहेरिट हों ड्यूरिंग म्योसिस। ठीक है, म्योसिस एज यू नो फेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो म्योसिस के दौरान ये जो है क्रोमोसोम का इकट्ठे होना, डीएनए सीक्वेंस की टेंडेंसी होना कि वो इनहेरिट कर सके, दैट इज़ जीन लिंकेज। ठीक हो गया, यानी क्लोज एसोसिएशन है जीन्स की या दूसरे डीएनए सीक्वेंस की ऑन द अदर क्रोमोसोम, और वो मिल के जो है ना इनहेरिट होते हैं। अब इसकी एग्जांपल क्या है, हेयर कलर की और आई कलर की जीन्स जो हैं वो लिंक्ड हैं, सो सर्टेन हेयर एंड आई कलर टेंड टू बी इनहेरिटेड टुगेदर। ठीक हो गया, मतलब क्या मैंने बोला कि जीन लिंकेज किस तरह है कि हम दो ले लेते हैं जीन्स, हेयर कलर की और आई कलर की। सर्टेन हेयर और आई कलर जो है वो इकट्ठा इनहेरिट हुआ है, यानी ब्लॉन्ड हेयर है विद ब्लू आइज़ एंड ब्राउन हेयर विद द ब्राउन आइज़, इस तरह से जो है ना इनका इंट्रैक्शन होता है आपस में। दिस इज़ जीन लिंकेज। आगे वो क्या कहती है, the number of genes in a cell is far greater than the number of chromosomes. As we all know कि number of genes ज़्यादा होते हैं. In fact, each chromosome has hundreds and thousands of genes. Genes located in the same chromosomes के ऊपर locate करते हैं, जो कि इकट्ठे inherit होते हैं in a genetic cross susceptible linked genes. अभी भी मैंने बताया फिनोमेना जो है इकट्ठे रहने का एक सेम क्रोमोसोम के ऊपर, दैट इज़ जीन लिंकेज। अगर जीन जो है ऑटोसोम्स के साथ लिंक है तो उनकी लिंकेज ऑटोसोमल लिंकेज है, और अगर वो सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर लिंक करिए तो दैट इज़ सेक्स लिंकेज। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम आपको पता है एक पेयर होता है और बाकी सारे ऑटोसोमल होते हैं। ऑल द लिंक्ड जीन्स फाउंड इन द सेम होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम फॉर्म अ ग्रुप नाउन एज अ लिंकेज ग्रुप। सारे लिंक जीन्स जो हैं सेम होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर के ऊपर लिंकेज ग्रुप कहलाता है पूरा, और नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स जो हैं ऑर्गेनिज्म में वो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम के इक्वल होते हैं। ये बात सारी इसमें लिखी हुई है। डिटेक्शन ऑफ जीन लिंकेज क्या है, जीन लिंकेज जो है टेस्ट क्रॉस से हमें मिलती है, मतलब पता चलती है कि दो जीन पेयर्स जो हैं वो किस तरह से टेस्ट कर रहे हैं, आपस में क्रॉस कर रहे हैं, उसका जो रिज़ल्ट हमारे पास आता है दैट इज़ द डिटेक्शन ऑफ जीन लिंकेज। इन सच ए टाइप ऑफ टेस्ट क्रॉस हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल ऑफ टू ट्रेट्स, दो ट्रेट्स हैं, उसका एक हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल है यानी हेट्रो डिफरेंट, इस बैक क्रॉस विद इट्स रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस हो गया। इफ़ ऑल द 4 फिनोटाइपिक कम्बिनेशन, सारे 4 फिनोटाइपिक कम्बिनेशंस यानी फिजिकल कम्बिनेशंस पेरेंटल एंड रिकम्बिनेंट्स आर प्रोड्यूस्ड इन इक्वल रेशो, देन देयर वुड बी नो लिंकेज। यहाँ पे कोई लिंकेज नहीं होगी जीन्स के दरमियान, इन केस के वो इक्वल आ जाते हैं। अगर ये रेशो डेविएट हो जाए, यानी अपनी जगह से हिल जाए या चेंज हो जाए, मोर पेरेंटल टाइप्स एंड लेस रिकम्बिनेंट टाइप्स, यानी अगर ऐसा हो कि ज़्यादा पेरेंट की कंडीशन हो जाए और कम रिकम्बिनेंट हो,
तो ये क्या इंडिकेट करते हैं, इनकम्प्लीट लिंकेज हुई है, यहाँ पे पूरी नहीं हुई, यानी रिकम्बिनेशन कम हो गया ना, तो इनकम्प्लीट लिंकेज हो गया। अगर पेरेंटल टाइप्स प्रोड्यूस हों तो दैट इज़ अगर पेरेंटल टाइप ही सिर्फ प्रोड्यूस हो रही है दैट इज़ कंप्लीट लिंकेज। अब टिपिकल डायहाइब्रिड क्रॉस में, यानी डायहाइब्रिड का तो मैंने आपको पहले भी बता दिया, डायहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है कि जो कंप्लीट लिंकेज है वो रिकम्बिनेंट टाइप्स को इनहिबिट कर रही है, यानी उसके आने को, उसके आउटकम को, उसको पैदा होने को रिकम्बिनेंट टाइप्स को इनहिबिट कर रही है, रोक रही है और 9:3:1 को डिस्टर्ब कर रही है। अब बैक जाओ ज़रा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में रेशो ये वाली आई थी, तो उसने उसी को एग्जांपल रखते हुए बताया कि 9:3:1 जो हमारे पास राउंड रिंकल्ड आए थे ना, तो उस रेशो को ये चीज़ डिस्टर्ब करती है कि सारे पेरेंटल कम्बिनेशंस जो हैं प्रोड्यूस हुए थे 3:1 में, ठीक है। तो इस लिंकेज को उसने आगे कहा कि देखने के लिए बिटवीन जीन्स, तो आप दो डिफरेंट कैरेक्टर की इनहेरिटेंस को देखें। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ टी.एच. मॉर्गन एक्सपेरिमेंट ऑफ द ड्रोसोफिला। ये तो मैं आपको बहुत पहले बता चुकी हूँ, दूसरे चैप्टर में जब मैंने पढ़ा था ड्रोसोफिला के एक्सपेरिमेंट, उसने 85 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स लिए। अच्छा, मैं बोलती इतना ऊंचा पता क्यों, कि आपके फ़ोन का शायद कोई इशू, जो आप कह रहे थे कि मैं कान के साथ लगा के सुनती हूँ, तो जो है ना आपको अच्छे से आवाज़ चली जाए। वैसे मेरा दिमाग ख़राब हो जाता इतना ऊंचा बोल के अच्छा, फिर भी बोलना तो है ना। टी.एच. मॉर्गन जो है उसने 85 पेयर कंट्रास्टिंग ट्रेड की स्टडी की है, फ्रूट फ्लाई के अंदर, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के अंदर, ठीक हो गया। दो जो थे उसमें विंग लेंथ के और मतलब विड्थ ऑफ एब्डोमेन, ये दो चीज़ें थी। लॉन्ग विंग्स के जो अलील थे वो डोमिनेंट थे ओवर शॉर्ट। हमेशा जो चीज़ आपको दिखने में बड़ी लग रही है ना, डोमिनेंट लग रही है, तो दैट इज़ डोमिनेंट इन रियल। और वेस्टिजियल विंग्स, वीजी मैंने आपको पहले भी बताया था कि शॉर्ट विंग्स पे और वेस्टिजियल विंग्स पे जो थे लॉन्ग विंग्स वो मतलब डोमिनेंट गालिब आ गए थे। सिमिलरली हुआ क्या, ब्रॉड एब्डोमेन जो है ए वो डोमिनेंट हो गए नैरो एब्डोमेन पे। मॉर्गन ने क्रॉस कराया लॉन्ग विंग्स वाली का ब्रॉड एब्डोमेन से, यानी दोनों डोमिनेंट का उसने क्रॉस करवाया विद वन हैविंग वेस्टिजियल विंग्स और एक का नैरो एब्डोमेन था, ठीक है। ये सारी उसने क्रॉसेस की कंडीशंस रखी। F1 ऑफस्प्रिंग्स जो थे उसके लॉन्ग विंग्स आए और ब्रॉड एब्डोमेन्स आई। दो जो फ्लाइज थी वो उनको मेट करवाया। F2 जनरेशन के अंदर 3/4 जो है ऑफस्प्रिंग उनकी लॉन्ग विंग्स आ गए और ब्रॉड एब्डोमेन आ गई। बाकी सारे जो फ्लाइज बचे थे ना उनकी 1/4 जो टोटल में से वेस्टिजियल और नैरो एब्डोमेन आ गई। यानी आपने जो पेरेंट लिया एक लाइन, यानी जो आपने ली कि मॉर्गन क्रॉस्ड फ्राई विद लॉन्ग विंग्स, यहाँ पे जो चार चीज़ें ली नीचे चार चीज़ें वही आपको ऑब्टेन हो गई। ये याद करने का तरीका, ठीक होगा। जीन लिंकेज इनकाउंटर्स इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जीन लिंकेज क्या करती है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को इनकाउंटर करती है। आगे देखते हैं कैसे करती है। अच्छा, यहाँ पे लिंकेज देख लो दो पेरेंट हैं, उसने कहा लॉन्ग विंग है, ब्रॉड एब्डोमेन है, नहीं चौड़िया पीछे से, और नैरो एब्डोमेन और वेस्टिजियल विंग्स है, नॉट वेरी प्रोमिनेंट। इसमें से हमने गैमेट्स ले लिया, उनका क्रॉस कराया। गैमेट्स हमारे पास किस तरह से है, लॉन्ग विंग ब्रॉड एब्डोमेन, लॉन्ग विंग ब्रॉड एब्डोमेन, उनका आगे से गैमेट्स लिए क्रॉसेस कराया। तो देन फर्दर जो है 3/4 हमारे पास 3:1 ही आई है, ठीक है। 3 रेशोज़ जो हैं लॉन्ग विंग और ब्रॉड एब्डोमेन की, यानी डोमिनेंट वाली 3 रेशो आई और 1 वेस्टिजियल विंग और नैरो एब्डोमेन आई। ये आपके पास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की भी एग्जांपल है, ठीक हो गया। अब आगे देख लेते हैं। मॉर्गन रिजल्ट्स वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रिजल्ट ही एक्सपेक्टेड बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ असॉर्टमेंट। मॉर्गन के जो रिजल्ट्स थे ना वो 9:3:1 से बहुत चेंज है। हुआ क्या, फ्रॉम हिज डाटा मॉर्गन कंक्लूडेड दैट द जीन्स फॉर द एब्डोमेन, जो एब्डोमेन के लिए एब्डोमेन विड्थ के और विंग लेंथ के जो जीन्स हैं वो सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं कर सके। और हुआ क्या कि वो इकट्ठे इनहेरिट हो गए। देयरफॉर नो रिकम्बिनेंट टाइप्स आर प्रोड्यूस। इसी वजह से रिकम्बिनेंट यानी न्यू जो टाइप्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं हुई और स्टैंडर्ड रेशो जो है वो मॉडिफाई हो गई 3:1 तक। ये उसकी थी जो मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को उसने इनकाउंटर कर दिया और जो उसके रिजल्ट्स थे वो बदल गए। क्रॉसिंग ओवर क्या होती है यहाँ पे आके देखते हैं हम। पहले दो होमोलोगस क्रोमोसोम हैं, ब्लू का सेगमेंट रेड के साथ जाके एक्सचेंज हो गया नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का। ये जो दो मतलब ब्लू दो हैं ये सिस्टर हैं, दो रेड सिस्टर हैं। जब ब्लू और रेड मिलेगा तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के सेगमेंटेशन हो गई, वहाँ पे ये लोग उतर के लग गए,
रिकम्बिनेंट क्रोमोसोम बन गया, और ऊपर वाले जो हैं 2 हमारे पास रिकम्बिनेंट क्रोमोसोम नज़र आ रहे हैं, और नीचे जो नहीं हुए, मतलब जिनके अंदर रिकम्बिनेशन नहीं हुआ, दैट आर नॉन रिकम्बिनेंट। दिस इज़ ऑल अबाउट क्रॉसिंग ओवर। इसी को आप लिख दो ना कि मतलब हुआ क्या है कि पहले आपने लिखना है कि ऐसा प्रोसेस है जो कि रिकम्बिनेशन ऑफ लिंक्ड जीन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्रॉसिंग ओवर में मैटरनल और पैटर्नल जो है क्रोमेटिड पार्ट्स वो एक्सचेंज होते हैं और होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप होते हैं मियोसिस 1 में। रिकम्बिनेंट क्रोमेटिड्स जो हैं वो क्रॉसिंग ओवर के रिजल्ट में क्या करते हैं कि न्यू कम्बिनेशन में एलील लेके आते हैं, और वो डिफरेंट गमीट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और गमीट्स डिफरेंट वैरायटी में प्रोड्यूस होते हैं। क्रॉसिंग ओवर की वजह से रिकम्बिनेशन होता है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है, और जो है हमारे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके अंदर वेरिएबिलिटी आती है। और ये सारी नीचे वाला पैराग्राफ है ना, पेज नंबर 167 पे ये क्रॉसिंग ओवर की इंपॉर्टेंस लिखी हुई है। इसकी हेडिंग दे लो, ये मतलब लिखना ज़रूर जब क्रॉसिंग ओवर आएगा। अब भाई सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होती है, सेक्स डिटर्मिनेशन? ठहरो ज़रा, मैं ज़रा गले को सांस दिला लूँ। अच्छा भाई, नाम से शो हो रहा है कि सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेक्स को डिटर्मिन करना, ईदर ये मेल है या फीमेल है, ठीक है, दैट इज़ सेक्स डिटर्मिनेशन। जैसे मेल के पास जो है एक्स और ओ क्रोमोसोम है, एक्स वाई फीमेल के पास होते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रास हॉपर्स और ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ठीक है। तो इनके केस में एक्स ओ जो है एक्स ओ कंडीशन और वो मेल की होती है, और ओ हमें बता रहा होता है कि ये इसकी मेलनेस है, और एक्स कंडीशन जो है उसके अंदर वो फीमेल बता रहा होता है। एक्स वाई है हमारे ह्यूमंस में, एक्स वाई जो है वो मेल होते हैं, और एक्स फीमेल होते हैं, है ना। तो इस तरह से जो है ना ऑटोसोम को छोड़ के जो सेक्स क्रोमोसोम था वो किस तरह से डिटर्मिन करते हैं हमारी सारे मतलब कौन सा सेक्स है। स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। ऑल्दो दैन एनाटॉमिकल एंड फिजिकल डिफरेंसेस बिटवीन वुमेन एंड मैन आर न्यूमेरस, कहते हैं कि वो कई ज़्यादा होते हैं उनके डिफरेंसेस, लेकिन क्रोमोसोमल बेसिस जो हैं वो सिंपल हैं। उनको क्रोमोसोमल बेसिस को डिटर्मिन करना सेक्स की वो सिंपल है। क्लियर पिक्चर ऑफ जेनेटिक बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन एमर्ज्ड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। ओके हो गया, आगे बढ़ते हैं। जेनेटिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ फेनोटाइप्स। अच्छा भाई, जेनेटिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेक्स फेनोटाइप्स क्या है? मोस्ट ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स हैव जेनेटिक डिफरेंसेस इन मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स। हाँ जी, हमें पता होता है मेल और फीमेल में जेनेटिक डिफरेंस होता है, जो कि पर्टिकुलर अरे में वो रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, जो जिसको हम कैरियोटाइप कहते हैं, यानी अरे ऑफ क्रोमोसोम्स जिसमें क्या पता चल रहा है कि मेल है या फीमेल है ऑर्गेनिज्म, उसका जो जेनेटिक डिफरेंस पता चल रहा है, दैट इज़ अवर कैरियोटाइप। इसकी एग्जांपल क्या है? ड्रोसोफिला और ह्यूमन के अंदर उन्होंने बताई हुई है। ड्रोसोफिला का आप देख लो 4 पेयर्स हैं, 8 क्रोमोसोम होते हैं ड्रोसोफिला के अंदर टोटल। याद रखना है, एमसीक्यू आता है। 3 पेयर्स जो हैं मेल और फीमेल आइडेंटिकल है, जो कि ऑटोसोम्स कहलाते हैं। 4th पेयर जो है मेल और फीमेल में डिफरेंट है, जो कि डिटर्मिन करता है व्हाट इज़ द सेक्स ऑफ दैट ड्रोसोफिला, ठीक है। और ये जो 4th है इसी को सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। इन फीमेल बोथ सेक्स क्रोमोसोम्स आर आइडेंटिकल, दोनों जो एक्स होते हैं और रॉड शेप होता है एंड इज़ लाइक द सेक्स क्रोमोसोम ऑफ द फीमेल। इसी की तरह का होता है, सो इट इज़ कॉल्ड एक्स क्रोमोसोम। और जब दूसरी तरफ क्या होता है, हुक शेप होता है एंड इट इज़ कॉल्ड वाई क्रोमोसोम। आपकी बुक ने इसको एक्स वाई बोल दिया हुआ है। अब मैं कहती हूँ कि इसमें जो है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में होता यही है कंडीशन, लेकिन जो एक्स ओ है ना ड्रोसोफिला, वो स्टीराइल मेल्स होते हैं। ओ कंडीशन भी आती है, आपकी बुक ने मेंशन नहीं की, बट मैंने पढ़ी हुई है। अच्छा आगे देखो, क्रोमोसोम इन मैन। ह्यूमन में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 22 जो है ऑटोसोम है, बचपन से बढ़ते आ रहे हैं। एक पेयर जो है सेक्स क्रोमोसोम का फीमेल में ये एक्स है और मेल में XY है। एक्स जो है वो डिटर्मिन कर रहा है दैट इज़ फीमेल, इससे ही पता चलता है, और XY से पता चलता है ये मेल है। ये सेल की बड़ी इंटरनल बातें, तो पता वैसे इससे नहीं चलता, किसी और चीज़ से चलता है। ह्यूमन फीमेल्स हैव 2 कॉपीज़ ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। ह्यूमन फीमेल जो हैं उनकी एक्स क्रोमोसोम की 2 कॉपीज़ हैं। सारे एग सेल्स जो हैं वो वीमेन प्रोड्यूस करती है, और उसके पास जितने वीमेन प्रोड्यूस करे उसके पास एक्स क्रोमोसोम होगा, क्योंकि वो दे ही सिर्फ एक्स क्रोमोसोम सकती है। इन मेल हाफ ऑफ द स्पर्म, आधा जो है उसके पास एक्स क्रोमोसोम होगा और आधे के पास वाई होगा। आगे वो क्या कह रहे हैं कि हाँ, जो क्रोमोसोम किधर गया है, द क्रोमोसोम
जो क्रोमोसोम स्पर्म कैरी करेगा वो डिटरमिन करेगा नेक्स्ट ज़ाइगोट या चाइल्ड की जेंडर को। अगर एक स्पर्म एक्स क्रोमोसोम कैरी कर रहा है, वो फर्टिलाइज हुआ है और हाँ, चाइल्ड विल बी अ गर्ल एंड इफ़ अ स्पर्म कैरी वाई क्रोमोसोम तो चाइल्ड विल बी अ बॉय। ये बात लिखी हुई है सिंपल सी। अब आगे पैटर्न्स हैं एक्स वाई एक्स एक्स टाइप्स, एक्स ओ एक्स एक्स, ये आ गई आगे से नलोगेमेट और ये सारा कुछ जो मैं बता रही थी। ठीक हो गया। अच्छा, कितना पढ़ लिया, बाकी बताती हूँ अभी।